प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 सेट बना चुके हैं। यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने वह है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने की। ऑप्शन आपके सामने है कि विडाल, डी ला ब्लॉस, लुसियन फ्रेवे, फ्रांसिस बेकन। चौथा ऑप्शन आपके सामने है जीन ब्रून्स। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुसियन फ्रेवे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है हार्टगटन, अरस्तु, एलेन सेम्पल, बकल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलेन सेम्पल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है रहन सहन की निम्न दशाएं, दूसरा ऑप्शन है रहन सहन की अच्छी दशाएं, और तीसरा ऑप्शन है शांति एवं अस्थायित्व, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है अनुकूल जलवायु। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। ऑप्शन आपके सामने है दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ध्रुवीय प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने कि मरुस्थलीय क्षेत्र। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। ऑप्शन आपके सामने है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, दूसरा ऑप्शन है पुरुषों की उच्च जन्म दर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि स्त्रियों की निम्न जन्म दर, और चौथा ऑप्शन है स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि लाटविया, दूसरा है जापान, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, और चौथा है फ्रांस। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाटविया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो देखिए, कहाँ के निवासी थे ये, भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या इराक के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। देखिए, प्रश्न कहता है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। ऑप्शन आपके सामने है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा ऑप्शन है एलन सी सेम्पल, और चौथा है रैटजेल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि खट्टेदार फलों की कृषि संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या रोपण कृषि से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ऑप्शन आपके सामने है, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छदंत उद्योग, लघु उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधारभूत उद्योग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा है आधारभूत उद्योग और चौथा है स्वच्छदंत उद्योग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आधारभूत उद्योग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपके सामने दो कथन दे रखे हैं। कथन ए में कहता है कि प्राथमिक उत्पादनकर्ता ब्लू कलर श्रमिक कहलाते हैं। देखिए कथन को बड़ा ही ध्यानपूर्वक से समझें और तब जाकर के आपके नीचे 4 ऑप्शन है, तब शायद आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए और आर कथन कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को ब्लू कलर श्रमिक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये दोनों कथनों को कौन सा ऑप्शन सटीक आंसर देता है। चलिए अब आपके सामने आंसर है, ऑप्शन ए में कहता है कि ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि ए एवं आर दोनों सही है, यानी कथन ए और कथन आर ये दोनों सही है, लेकिन आर कथन जो है वो ए कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि ए कथन आपका सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है कि दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है ना, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि यूरोप को एशिया से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दूध, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा है तरल पेट्रोलियम गैस और चौथा है पेट्रोलियम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा ओपेक सदस्य है ना। आपको ये बताना है कि दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा ओपेक का क्या है, सदस्य है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है चिली, ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तैल पतन, औद्योगिक पतन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्तृत पतन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन आपके सामने है कैनबेरा, लंदन, मक्का, ओसाका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मक्का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत लोग बसते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन आपके सामने है 15%, 18%, 25%, 26%। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि रांची किस राज्य की राजधानी है। रांची किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन आपके सामने है छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, झारखंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश में प्रवासियों की रही। ऑप्शन आपके सामने है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने है 65.4, 74.04, 76.10, 77.18। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 74.04%। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। ऑप्शन आपके सामने है तमिलनाडु, पंजाब, केरल या हरियाणा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि प्रश्न में दो स्तंभ दिए गए हैं, है ना। प्रश्न में दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को सही मिलान करें। ठीक है ना। देखिए आपके सामने स्तंभ ए में लिखा हुआ है अंबाला, सिंगरौली, पटना और सलेम, है ना। 4 आपके सामने इधर लिखा हुआ है। और स्तंभ दूसरा में ए बी सी डी करके लिखा हुआ औद्योगिक नगर, खनन नगर, राजधानी नगर, छावनी नगर, है ना। आपको ये बताना है कि स्तंभ ए के साथ स्तंभ 2 को कौन सा सही मिलान करने वाला है। ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है। आप देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। देखिए ऑप्शन 1 में कहता है कि एक जो है यानी अंबाला जो है वो डी के साथ मिलान होगा, यानी कि अंबाला जो है सो छावनी नगर में है। अंबाला जो है सो छावनी नगर से क्या होगी, सही मिलान होगी। दूसरा इसी में है कि बी से होगी, यानी कि सिंगरौली जो है आपका खनन नगर से होगा, है ना। और तीसरा और 3 जो है सो वो सी से मिलान होगा, यानी 3 में है पटना, वो सी यानी कि राजधानी नगर है ना। और आपके सामने चौथा जो है वो है ए से मिलान होगा, है ना, यानी सलेम जो है औद्योगिक नगर से क्या होगी, मिलान होगी। इसी प्रकार से आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग पटना जान रहे हैं कि पटना क्या है, एक राजधानी है ना। पटना क्या है, एक राजधानी है। तो देखिए ये 3 का सी हुआ। ठीक है। अब आ जाइए और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। देखिए अंबाला जो है वो क्या है, छावनी है। ठीक है ना। अंबाला जो है वो छावनी नगर अंबाला में है। ठीक है। चलिए और अब देखिए सिंगरौली, इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा सिंगरौली क्या होगा, है ना। तो देखिए सिंगरौली जो है आपका ये ऑप्शन बी में लेगा, ये सिंगरौली जैसो खनन नगर है। ठीक है ना। चलिए और अब बचा आपके सामने सलेम, ये जैसो क्या है, औद्योगिक नगर है। ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन
राजधानी नगर है ना, कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोधगया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चंडीगढ़, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है? रबड़, चाय, कॉफ़ी, मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मक्का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल हैं? ऑप्शन आपके सामने है कॉफ़ी, चाय, गेहूं, कपास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कपास। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? ऑप्शन आपके सामने है कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तापी बेसिन। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित है ना। तो देखिए इधर 1 नंबर में लिखा हुआ है कोडरमा, 2 नंबर में है आपका बोकारो, तीसरा में है गिरिडीह और चौथा में है झरिया, है ना। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कोयला उत्पादन कहाँ कहाँ होता है ना। तो देखिए आपके सामने पहला जो ऑप्शन है उसमें है 1 एवं 2, यानी कहने का अर्थ ये है कि कोडरमा और दूसरा में बोकारो है। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि कोडरमा और बोकारो दोनों में, है ना। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि 2 एवं 4, यानी कि बोकारो और झरिया में, है ना। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि 3 एवं 4, इसका कहने का अर्थ है कि गिरिडीह और झरिया में। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 2, 3 एवं 4, यानी कि बोकारो में भी, गिरिडीह और झरिया, ये तीनों जगह, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। यानी कि बोकारो में भी है कोयला का उत्पादन होता है, गिरिडीह में भी और झरिया में भी, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नैरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रादेशिक असमानता का कारण है। ऑप्शन आपके सामने है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व में अंतर, और तीसरा है आपके सामने सरकारी नीति, और चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, है ना, 2007 से 2012, 2009 से 2014, 2012 से 2017 और 2015 से 2020। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2012 से 2017। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन या संचार। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संचार। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, बारामूला को तिरुनेलवेली से, और तीसरा ऑप्शन है कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि श्रीनगर को नगर कोइल से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन
सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, हल्दिया, कांदला, न्यू मंगलोर, मुंबई। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्दिया। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है ना? विशाखापट्टनम, मुंबई, एनोर, हल्दिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि विशालतम गंदी बस्ती धारावी अवस्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या हैदराबाद में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन आपके सामने है, वायु अपरदन, अवनालिक अपरदन, सिल्ट का जमाव, और चौथा ऑप्शन है मृदा लवणता। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदा लवणता। ठीक है ना? चलिए, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है ना? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।